तो स्वागत आप सबका सीएमए इंटरमीडिएट लॉ की इंट्रोडक्शन टू लॉ की क्लास में। ये नए कोर्स का चैप्टर है केवल। इस पहले चैप्टर के अंदर कुल मिलाकर 7 हिस्से हैं और फिलहाल हम 5वें हिस्से पर हैं। 5वां और छठा हिस्सा उम्मीद करते हैं कि आज खत्म हो जाएगा। 7वां हिस्सा पढ़ने का नहीं होता है। 7वें हिस्से में बस एक लिस्ट है, वो देखनी है। कुछ लैटिन शब्दों का मीनिंग लिखा हुआ है। जो 7th टॉपिक है वो असल में वर्ड मीनिंग है कि लैटिन भाषा के बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे नेमो डेट क्विड नॉन हैबिट, तो उसका मतलब क्या है। ऑबिटर नॉन एक्शन, उसका मतलब क्या है। तो आपको 5वां और छठा पढ़ना है बस। तो फिलहाल 5वें का नाम लिखेंगे लेजिस्लेटिव प्रोसेस इन इंडिया। लेजिस्लेटिव प्रोसेस इन इंडिया। लेजिस्लेटिव प्रोसेस इन इंडिया, भारत में कानून बनाने का क्या प्रोसेस है। लेजिस्लेटिव प्रोसेस इन इंडिया। लेजिस्लेटिव प्रोसेस इन इंडिया, कानून बनाने का प्रोसेस। पॉइंट 1 देर आर डिफरेंट प्रोसेस क्या है। यस, पॉइंट 1 देर आर डिफरेंट स्टेजेस। There are different stages. There are different stages. There are different stages in which law is made in India. There are different stages. There are different stages in which law is made in India. There are different stages in which law is made in India. कई अलग अलग स्टेजेस हैं जिसके अंतर्गत भारत में कानून बनता है। फुल स्टॉप। अगला पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल द कंसर्न्ड मिनिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल द कंसर्न्ड मिनिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल द कंसर्न्ड मिनिस्ट्री मेक्स अ प्रपोजल। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसर्न्ड मिनिस्ट्री makes a proposal after consulting all the concerned parties. After consulting all the concerned parties, full stop। मतलब जैसे थोड़े दिनों पहले आपने महसूस किया होगा कि हिंदुस्तान में कई फिल्में जो नहीं रिलीज हो पाई इसलिए कि उन फिल्मों में आपत्तिजनक सीन या आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल हुआ। हमारे देश में सेंसर बोर्ड नाम का एक संस्था है जो फिल्मों को सर्टिफाई करती है और उसके बाद वो फिल्म रिलीज होती है। तो सेंसर बोर्ड ने जब हद से ज्यादा सेंसरिंग करना प्रारंभ किया तो उसके बाद हमारे देश में एक नया फिल्म लॉन्च करने का रास्ता शुरू हुआ जिसका नाम है OTT। उस माध्यम में हम अपने मोबाइल ऐप और अलग अलग ऐप्स को टेलीविजन और अपने मोबाइल में देख सकते हैं और उसके लिए कोई कानून देश में नहीं है आज भी। तो बड़े दिनों से चर्चा चल रही है कि उसके लिए भी कोई सेंसरिंग होनी चाहिए, उसके लिए भी सेंसर बोर्ड होना चाहिए। इंटरनेट पर कोई कुछ भी डाल देता है और कोई कुछ भी दिखा देता है तो उसके लिए कानून बनना चाहिए। तो ये प्रस्ताव कोई तो लेकर आता होगा, तो इसलिए आपने लिखा है कि सबसे पहले जो कंसर्न मिनिस्ट्री है वो कंसल्ट करेगी सभी रिलेटेड लोगों से। फिल्म प्रोड्यूसर से उन्होंने कंसल्ट करा होगा, OTT ऐप के मालिकों से उन्होंने कंसल्ट करा होगा, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, सिनेमा एसोसिएशन के लोगों से उन्होंने कंसल्ट करा होगा, लॉ एक्सपर्ट से उन्होंने कंसल्ट करा होगा और फिर जाकर मंत्रालय एक प्रपोजल तैयार करेगा। क्लियर हो गई बात। अगला पॉइंट, कंसर्न्ड मिनिस्ट्री विल देन पब्लिश। कंसर्न्ड मिनिस्ट्री will then publish, concerned ministry will then publish the proposed law. Concerned ministry will then publish the proposed law. Concerned ministry will then publish the proposed law. Concerned ministry will then publish the proposed law and will invite suggestions for minimum 30 days. And will invite suggestions
and will invite suggestions for minimum 30 days. क्या मतलब? कोई भी कानून बनने से पहले जनता के सुझावों के लिए विज्ञापित किया जाता है, एडवर्टाइज किया जाता है। इसीलिए मैंने उस दिन आपको कहा था कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा कानून जो 2017 में बदला गया, सर्विस टैक्स का, वैट का, एक्साइज ड्यूटी का, और उसके बाद जीएसटी आया, वो कोई ऐसे नहीं आया कि रात को मोदी जी आए 12 बजे और जीएसटी लेके छोड़ के चले गए। कई सालों से देश के अंदर उस पर चर्चा चल रही थी और उसके अंदर क्या प्रोविजंस थे वो हम सबको पहले से पता थे, राइट? मान लो आज जीएसटी आया और कल से मार्केट में किताबें बिकने लगी, ऐसा नहीं हुआ। आज जीएसटी आया, उससे 4 साल पहले से जीएसटी की किताबें बाजार में बिक रही हैं। क्यों? क्योंकि अचानक से सरकार तो एक दिन लागू कर देगी, तो अगले महीने का रिटर्न तो जीएसटी के हिसाब से भरना पड़ेगा ना, तो लोगों को तो पहले से याद करके रखने थे रूल्स, राइट? हमारे देश में दूसरा एक बड़ा कानून है जिसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961, जिसकी क्लास अभी आप ले रहे थे। वो कुछ ही दिनों का मेहमान है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 की मृत्यु के दिन आ चुके हैं, अब वो बचा नहीं जा रहा। बस ये है कि प्रोसीजर इतना लंबा है हमारे देश में कानून बनने का, और फिर यकीनन बड़ा कानून था तो इतनी जल्दी कैसे उड़ा देंगे? उसकी जगह क्या आने वाला है? डीटीसी, डायरेक्ट टैक्स कोड। वो तो चुनावी इस समय खेल है, तो इस समय तो वो नहीं आ सकता। 24 में जब चुनाव पूरे हो जाएंगे तब आएगा। किसी की भी पार्टी की सरकार आए, डीटीसी जरूर आएगा। डायरेक्ट टैक्स कोड की किताबें बाजार में आती हैं, उन्हें देखना पड़ेगा क्या क्या बदलाव है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कोई भी कानून ऐसा नहीं है कि वो तारा सा टूटता है रात को और ज्वालामुखी फट जाता है। कम से कम 30 दिनों के लिए वो जनता के सुझावों के लिए रखा जाता है, ठीक है? अगला पॉइंट, आफ्टर द सजेशन पीरियड इज ओवर, आफ्टर द सजेशन पीरियड इज ओवर, after the suggestion period is over, comma, proposed law is referred to, proposed law is referred to Ministry of Law and Justice, is referred to Ministry of Law and Justice, Ministry of Law and जस्टिस, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय जो है ना, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। नहीं, वो तो गलत हिंदी हो गई, सामाजिक न्याय और अधिकारिता। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ इज कानून मंत्रालय। हाँ, तो जो लॉ मिनिस्ट्री है उसके पास हम भेजेंगे। तो हमने क्यों भेजा लॉ मिनिस्ट्री के पास? क्योंकि लॉ मिनिस्ट्री उसकी वैलिडिटी देखेगी कि इस चीज पे कानून बन सकता है या नहीं। अच्छा, अगर वो कहेंगे कि नहीं बन सकता तो क्या लॉजिक देंगे वो क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि वो संविधान की मिसमैचिंग में बैठेगा। लॉ मिनिस्ट्री ये जजमेंट करेगी कि जो लॉ बनना चाहता है वो संविधान के अगेंस्ट तो नहीं है कहीं। अगला पॉइंट, कुछ भी करने के लिए लिखें अगला पॉइंट, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ विल ऑब्जर्व, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ विल ऑब्जर्व, Ministry of Law will observe whether the Ministry of Law will observe whether the Ministry of Law will observe whether the proposed law is constitutionally valid or not. Proposed law is constitutionally valid or not, मतलब वो पता लगाएंगे कि संविधान से, संविधान की प्रियम्बल से, संविधान की आत्मा के अगेंस्ट तो नहीं है कहीं ये कानून। अगला पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, इफ द लॉ मिनिस्ट्री क्लियर्स द प्रपोज्ड लॉ, इफ द लॉ मिनिस्ट्री क्लियर्स, मतलब अगर वो क्लियर कर देते हैं कि हाँ ठीक है, इफ द लॉ मिनिस्ट्री क्लियर्स the proposed law, clears the proposed law, comma, a draft law is prepared, a draft law is prepared, a draft law is prepared, मतलब वो एग्जैक्ट लैंग्वेज जो है जो कानून में छपेगी वो लिखी जाती है, जो सेक्शंस की लैंग्वेज आप देखते हो। a draft law is prepared, ठीक है, फुल स्टॉप। अगला पॉइंट,
मैंने कहा जो प्रपोजल चल रहा था कि कानून बनाओ कानून बनाओ कानून बनाओ, तो अब जो कानून लिखा भी तो जाएगा ना, सेक्शन नंबर 1 सेक्शन नंबर 2 एग्जैक्ट लैंग्वेज अप्रूवल के लिए वो लिखी जाएगी। ड्राफ्ट लॉ इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, अगला पॉइंट, दिस ड्राफ्ट लॉ shall be prepared before the cabinet. This draft law shall be prepared before the cabinet. Cabinet मतलब मंत्रियों का समूह। will be हमने क्या लिखा, the draft law shall be placed before, prepared नहीं, shall be placed before, placed ही लिखा है, shall be placed before, placed कर दो, shall be placed before the cabinet, shall be placed before the cabinet for their approval, shall be placed before cabinet for their approval, for their approval। अब ये कैबिनेट क्या होती है आप समझ गए, मंत्रियों का समूह, बीच में मोदी, दोनों तरफ मंत्री, कैबिनेट मंत्री, तो वो सारे मंत्रियों के सामने रखा जाता है अप्रूवल के लिए कि इस पर कानून बना दें कि ना बना दें। राइट, अगला पॉइंट, तो सोचो सारा काम अधिकारियों ने कर दिया, हाँ वो हमने मंत्रियों के सामने रखा। जी सर, हाँ कैबिनेट, एक कैबिनेट मतलब मंत्रियों का समूह, उस समूह में जितने मंत्री हो गए वो कैबिनेट मिनिस्टर। आपको याद होगा, मैं आपको ऐसे बताता हूं, हमारे देश में जब भी मंत्रियों के नाम लिए जाते हैं तो दो प्रकार से लिए जाते हैं, ये कैबिनेट मिनिस्टर है, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, दो बोला जाता है, कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री। तो जो कैबिनेट मंत्री है वो उस मीटिंग में बैठता है, जो राज्य मंत्री है वो उस मीटिंग में नहीं बैठता। ठीक है, अगला, वो कैबिनेट मंत्री, ठीक है, राजनाथ कैबिनेट मंत्री, तो कैबिनेट मंत्रियों के ग्रुप के सामने रखा जाता है ये। राइट, अगला लिखें, इफ द कैबिनेट क्लियर्स, तो वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट का मतलब राज्य नहीं, केंद्र के मंत्रियों में ही दो प्रकार के मंत्री होते हैं, एक राज्य मंत्री और एक कैबिनेट मंत्री। जो राज्य सरकारों के मंत्री हैं उनसे अलग है ये राज्य मंत्री, उनकी हेल्प के लिए दो और छोटे छोटे मंत्री रखे जाते हैं, उनको बोला जाता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। कैबिनेट मिनिस्टर जो गृह मंत्री है वो तो डिपार्टमेंट का नाम है, कैबिनेट है जो लेवल है, अपर मिनिस्टर को बोलते हैं कैबिनेट, लोअर मिनिस्टर को बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अपर वाले को बोलते हैं कैबिनेट मंत्री, लोअर वाले को बोलते हैं एमओएस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। लेकिन वो कौन से विभाग को संभालते हैं, वो है वित्त, रक्षा, विदेश या जो भी है, लिखें आप। हां जी, इफ द कैबिनेट क्लियर्स द प्रपोज्ड लॉ, इफ द कैबिनेट क्लियर्स, if the cabinet clears the proposed law, if the cabinet clears the proposed law, comma, if the cabinet clears the proposed law, comma, it is placed before parliament, it is placed before parliament, it is placed before parliament। ठीक है, full stop। अगला पॉइंट, copy of the proposed law, copy of the proposed law is called bill, copy of the proposed law, copy of the proposed law is called bill, comma, copy of the proposed law is called bill, comma, which is submitted to parliament 1 month in advance, which is submitted to parliament will be, क्या लिखा आपने, लाइन बोल दो, which is submitted to the parliament 1 month in advance, which is submitted to the parliament 1 month in advance। क्या मतलब हुआ, अरे वो 1 महीने तक लोग अपना रीड कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो चर्चा अगर आज होनी है बिल पे तो उससे 1 महीने पहले ही सभी सांसदों को उसकी कॉपी दे दी जाती है, तो 1 महीने तक वो लोग अध्ययन कर लेंगे उसका और उसके बाद वो डिस्कशन करेंगे। क्लियर हो गई बात। अब जो अगला लाइन लिखने जा रहे हैं आप, थोड़ा सा वो हाईलाइट कर लीजिएगा, काफी कीमती पॉइंट है। ये सब बातें तो अगर मैं नहीं भी पढ़वाता तब भी आप थोड़ा बहुत बना के लिख ही आते, ये तो सब जनरल बात है। अब लिखें, इफ इट इज अ मनी बिल, if it is a money bill,
if it is a money bill or if it is a money bill or if it is a money bill or financial bill, if it is a money bill or financial bill, comma, it has to be presented first in Lok Sabha. It has to be presented. It has to be presented. It has to be presented first in Lok Sabha. It has to be presented first in Lok Sabha. And in all other bills, and in all other bills, and in all other bills, in all other bills, comma, it can be presented in all other bills, it can be presented, it can be presented either in Lok Sabha or in Rajya Sabha. 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 अब जैसे ये है कि जो पैसों का बिल है, ये तो एक छोटी सी ना परंपरा है जो आपने लिखी, वो तो कानून बन गई। पैसों से संबंधित कानून लोकसभा में रखा जाता है और पैसों के अलावा वाले कानून आपकी मर्जी है, किसी में भी रख लो, राज्यसभा में रख लो। लेकिन अब दुख की बात यह है कि इंटरमीडिएट के सिलेबस में ये सब कुछ कोर्स में नहीं है। यहां पर हमें लगा कि होगा, यहां पर लोकसभा किसे कहते हैं, राज्यसभा किसे कहते हैं, राष्ट्रपति किसे कहते हैं, ये कोर्स में नहीं है, आप पढ़ के देखिए। तो मैंने कहा था आपसे कि मार्केट में गूगल भी नाम की चिड़िया होता है, या तो मैं निकाल के आपको दे दूंगा या आप पढ़ लीजिए। थोड़ा सा आपको नॉलेज होनी चाहिए कि लोकसभा के चुनाव में हम वोट डालते हैं, राज्यसभा के चुनाव में हम लोग वोट नहीं डालते हैं। इसलिए लोकसभा को लोकसभा कहते हैं। लोक, लोक मतलब पब्लिक। लोकसभा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एनीबडी? कुछ भी। लोकसभा को अंग्रेजी में कहते हैं हाउस ऑफ द पीपल, क्योंकि वो हमारी सभा है। वहां जो चेहरे बैठे हैं उनको हमने भेजा है चुनाव जितवाकर। लेकिन जो बगल वाली दूसरी बिल्डिंग है, दूसरा हॉल है राज्यसभा, उसमें जो लोग बैठे होते हैं उसमें हम वोट नहीं डालते। देश भर के जो विधायक हैं, अलग अलग शहरों के विधायक, वो वोट डालते हैं। हर राज्य का जो विधायक है, आपके इलाके का एमएलए, वो वोट डालता है। इसलिए उसे राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा की अंग्रेजी हाउस ऑफ, चलो इतना तो ठीक है। अब ये जो तुम लोग प्रेजेंस ऑफ माइंड रखते हो, इसी प्रेजेंस ऑफ माइंड से पेपर देना। तुम देखना 1 अप्रैल को मैंने कमाल करना है। प्रेजेंस ऑफ माइंड के आधार पर मैं आपको 90 दिन का प्रोग्राम बना के दे रहा हूं कि तुम 1 अप्रैल को ये पढ़ो, 2 अप्रैल को ये पढ़ो, 3 अप्रैल को ये पढ़ो, 4 अप्रैल को ये पढ़ो। मैं तो अपना दूंगा सर, बाकी सब्जेक्ट का मुझे जानकारी नहीं, तो और दूसरे का मेरे को कैसे पता। जब मैं अपना दूंगा तो शायद बाकी लोग मोटिवेट होंगे, बाकी लोग भी देंगे। कॉमन सेंस, हाउस ऑफ तो ठीक है, पीपल नहीं हो सकता वहां पे, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। क्यों? क्योंकि हमने अपने प्रतिनिधि चुने विधायक और उन लोगों ने प्रतिनिधि चुने सांसद। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और हाउस ऑफ पीपल। अब सोचो, वो जो पैसा खर्च हो रहा है वो हमारा खर्च हो रहा है। जो पैसा खर्च हो रहा है वो हमारा खर्च हो रहा है। तो वो किसका हुआ? लोकसभा का फैसला होना चाहिए पहले कि लोकसभा उसको पास करे, ठीक, हमारे लोग उसको पास करें। लेकिन जो बाकी कानून है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता जब पैसा इन्वॉल्व नहीं है, चाहे राज्यसभा कर दे चाहे लोकसभा कर दे। समझ आई बात? ठीक। हमने ये तो पढ़ा है कि लोकसभा और राज्यसभा में जाएगा। मनी से रिलेटेड सिर्फ लोकसभा में जाएगा पहले, बाकी सारे चाहे लोकसभा में ले जाओ चाहे राज्यसभा में ले जाओ। सरकार बिल को उस सभा में लेके जाती है पहले जहां उसकी मेजोरिटी होती है, ताकि आधी जंग तो पार हो जाए। मंत्रियों को दोनों सभाओं में बैठना पड़ता है क्योंकि मंत्रियों को जवाब देना होता है।
मंत्रियों का काम होता है सांसदों के प्रश्नों के समस्याओं का हल जीतना। मान लो आप सड़क मंत्री हो नितिन गडकरी, तो आप तो अपने मंच अपनी कुर्सी पे बैठ जाओगे, लोकसभा में बैठे तो लोकसभा में खड़े होकर जवाब दोगे। मंत्र सवाल पूछते हैं ना सांसद जी, इस इलाके से इस इलाके तक की सड़क जो 14 जुलाई को उद्घाटन होना था क्यों नहीं हुआ माननीय महोदय। अब वो माननीय महोदय उठेंगे और जवाब देंगे। तो वो तो लोकसभा में भी बैठना पड़ता है उन्हें, राज्यसभा में भी बैठना पड़ता है, सिर्फ मंत्री को, बाकी लोग तो अपने अलग अलग हैं, दोनों में जाना पड़ता है जवाब देने। क्लियर हो गई बात? ये मैं समझा नहीं। आप कह रहे हो डिपार्टमेंट कौन सा मिला होगा, ये उनकी मर्जी होती है प्राइम मिनिस्टर की कि कौन सा डिपार्टमेंट किसको देना है और कौन सा अपने पास रखना है। पब्लिक ग्रीवियंस मोदी ने अपने पास रखा है, पब्लिक ग्रीवियंस जन शिकायत। मेरी डिग्री नहीं आ रही थी सर, पता नहीं क्या क्या उसमें मुझे चिट्ठियां आ रही थी बार बार चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट से। मैंने सर गुस्से में प्रधानमंत्री कार्यालय को चिट्ठी लिखी, सच बता रहा हूं मेरे पास जवाब है, ठीक, हाँ। और साहब कानपुर से मेरे पास सी इंस्टीट्यूट से फोन आया, आपने पीएमओ में चिट्ठी लिख दी, क्यों ऐसा करा? मैं कहा आप लोग सुन रहे थे मेरी बात, बताओ। तो मुझे एहसास हुआ जन शिकायत विभाग इस आदमी ने अपने पास रख रखा है, अच्छा करा। सोचो आप, एक शिकायत मेरी 1 महीना तो लगा, लेकिन 1 महीने बाद वो मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, यहीं आके देके गए सब कुछ लोग, वो तो चक्कर खत्म। मैं कुछ और बता रहा था, बात चली गई कि प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स कि कौन सा डिपार्टमेंट उन पे रहेगा, कौन सा दूसरों पे रहेगा। वो तो सब चलाते हैं, हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। हाँ, हाँ, जो आपके राज्य उत्तर प्रदेश जैसे दिल्ली विधानसभा होगी, उसका सदस्य विधायक, वो सिर्फ दिल्ली का कानून बनाएगा, वो दिल्ली का कानून बनाएगा, राइट। और जो वहां होंगे राज्यसभा और लोकसभा, वहां जो बैठ के कानून बनेंगे वो पूरे देश में बनेंगे। इससे ज्यादा चर्चा हम ना करें तो बेहतर है। हाँ, और लोकसभा और राज्यसभा दोनों पूरे देश की हैं। उसका नाम राज्यसभा है लेकिन उसका राज्य से कोई मतलब नहीं है, विधायक को चुन रहे हैं। तो हम लोकसभा के सदस्य को चुन रहे हैं, सांसद को, हम राज्यसभा के लोगों को हम नहीं वोट डालते। उससे भी नीचे, विधानसभा से भी नीचे, आपके इलाके की नालियां, पानियां, ये सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। लेकिन मैं कह रहा हूं वी कैन हैव अ सेशन ऑन इट। आज हम रोक दें इस पर चर्चा, तभी ठीक है। हाँ, नहीं, असंभव। अगर आप सांसद का चुनाव जीतेंगे तो विधायकी से इस्तीफा देना पड़ेगा। आप चुनाव लड़ लीजिए, आप विधायक हैं, लेकिन आप सांसद का चुनाव लड़ने पहुंच गए तो आपको यहां से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ठीक है, कई बार ऐसा होता है। हाँ, मैं बिल्कुल बताने में बिल्कुल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो थोड़ा चैप्टर रह जाएगा। हाँ जी, प्लीज लिखें। नहीं, वी कैन हैव अ सेशन ऑन इट। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो आईएएस को पढ़ाते हैं, उनमें से कोई भी आके आपको समझा देगा राष्ट्रपति कौन होता है, प्रधानमंत्री कौन होता है। अपना भी समय बचेगा, आप लोग को समझ भी आ जाएगा। आइए चलिए लिखें। फिलहाल हम कहां पहुंचे? अब ऐसे मुझे नहीं याद, पिछला पॉइंट पढ़ के बताओ। हाँ, वो मनी बिल होगा तो वहां जाएगा, बाकी दोनों में से कहीं भी जा सकते। अगला पॉइंट, व्हेन द बिल, बस ये 2-3 लाइनें बची हैं इस हिस्से की। व्हेन द बिल इज, हाँ फिर ये हिस्सा खत्म। व्हेन द बिल इज पास्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, व्हेन द बिल इज पास्ड बाय both houses of parliament, when the bill is passed by both houses of parliament, comma, it is presented before President of India, it is presented before President of India to give his approval, to give his approval। भगवान तुम्हें खुश रखे। to give his approval, full stop, to give his approval। अब जो आप लाइन पढ़ने जा रहे हैं वो आपको पहले से पता थी, मैंने कई बार आपको बताया है कि राष्ट्रपति को अप्रूवल देने के लिए
बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप 15 दिन में हाँ करो, कि आप 30 दिन में हाँ करो। वो हाँ करने में जो देरी लगा सकते हैं, तो 5 साल भी हाँ करने में देरी लगा सकते हैं, और 10 साल भी लगा सकते हैं, और 50 साल भी लगा सकते हैं। मुझे पता नहीं सर, ऐसी माइथोलॉजी की कहानी है, मुझे सच में जानकारी नहीं उस पहाड़ का नाम क्या है, लेकिन कहानी मैं आपको बता देता हूं। एक पहाड़ बहुत ऊंचाई पे था, शायद विंध्याचल या कौन, बहुत ऊंचा पहाड़ था। इतना ऊंचा पहाड़ के साहब उसकी वजह से नागरिकों को, समाज को, प्रकृति को बड़ा नुकसान होता था। तो कोई ऋषि महात्मा जी पहाड़ के सामने जाके बोले, बेटा मुझे उस तरफ जाना है, मुझे रास्ता दे दे, और जब तक मैं ना आऊं ना झुका रही हो जरा। हिंदू माइथोलॉजी में कहानी है। तो पर्वतराज ने कहा, अरे महाराज कैसी बात कर रहे हैं आप, यस व्हाई नॉट। तो पहाड़ ने अपने आप को झुका लिया, तो जो पर्वत यूं था वो यूं हो गया बिल्कुल, मतलब ऐसे सरफेस उसका डबल सरफेस समझ लो आप, सैंडविच ब्रेड की तरह ऐसे डबल हो गया पहाड़। रास्ता बन गया, ऊंचाई खत्म हो गई। ऋषि उधर गए, हिंदू माइथोलॉजी कहती है आज तक नहीं लौटे ऋषि। तो वो पहाड़ समतल हो गया, मतलब सरफेस उसका प्लेन हो गया, वो ऊंचाई खत्म हो गई। और वो पर्वतराज आज भी इंतजार कर रहे हैं कि वो ऋषि वापस आए तो मैं उठाऊं। अब आदमी को कहानी ये बताती है कि वचन की इंपॉर्टेंस क्या है, कि हमने वचन दे दिया कि जब तक आप आएंगे नहीं मैं वापस खड़ा नहीं होऊंगा। तो पहाड़ महोदय आज भी नीचे झुके हुए हैं। अब वो जब सतयुग आएगा तब दोबारा कहानी घूमेगी और फिर वो सब जो होगा होगा। तो राष्ट्रपति से ये नहीं कह सकते आप, सर वो साइन कब करेंगे आप, कब बोला और तुम्हारी गर्दन कटी, कुछ नहीं बोलना। राष्ट्रपति, हमारे यहां राष्ट्रपति, मतलब आप पढ़िएगा कभी, राष्ट्रपति की शक्तियां ऐसी हैं जैसे भगवान नारायण की शक्तियां। हाँ, इतना उनको मतलब प्रोटेक्ट करा जाता है, इतना उनकी शक्तियां अपार है, बस वो प्रयोग नहीं करते देखो। और शक्तियां उन्हीं के पास रहती हैं जो अननेसेसरी उसका उपयोग नहीं करते। कल को राष्ट्रपति ज्यादा उपयोग करने लगेगा, संसद कानून बदल देगी। कानून बनाने का हक तो संसद पे है ना। खैर लिखें आप। हाँ जी सर, लिखें आप अगला पॉइंट है। आई वुड नॉट लाइक टू आंसर द क्वेश्चन। लिखें आप सर, सांसद और विधायक चुनते हैं वैसे। लिखें आप सर। हाँ अगला पॉइंट, इफ द प्रेसिडेंट रिटर्न्स द बिल, इफ द प्रेसिडेंट रिटर्न्स द बिल, हाँ RETUR, रिटर्न्स, वापस वाला। If the president returns the bill, comma, it will be reconsidered by parliament. It will be reconsidered by the parliament. It will be reconsidered by the parliament. It will be reconsidered by the parliament. But if the same bill is passed again without changes, but if the same bill is passed, if the same bill is passed without changes, if the same bill is passed without changes, comma, president cannot return it again. President cannot return it again. क्या? हाँ, कब करना पड़ेगा इसका रूल नहीं है। प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न इट अगेन, फुल स्टॉप। बधाई आप सबको, ये 5वां हिस्सा पूरा हुआ। कैन नॉट रिटर्न, वापस वाला, रिटर्न इट अगेन, कैन नॉट रिटर्न इट अगेन। सब लोग आई कार्ड नहीं पहन रहे, ये बहुत गलत बात है। अरे जिन्हें मिला वो नहीं पहन रहे, पहनो पहनो। अरे बाहर मत पहनो, यहां तो पहनो, हमारी आंखों में चमक बढ़ती है, थोड़ा सा हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है पीले पीले पट्टे देख के। चलो है, नहीं नहीं, वो क्या कहते हैं, हमारा लोगो दिखता है तो ऐसे अंदर से वो उठती है ईगो सेटिस्फेक्शन। एनीवेज सर, अगला हमारा कॉन्सेप्ट है लीगल मेथड्स। चैप्टर का नाम बड़ा सा है, मैं मतलब वही पहले का हिस्सा, पार्ट 5, छठा पार्ट। 7 हिस्से थे, छठे हिस्से पर हम आ गए। बधाई आप सबको। सर लीगल मेथड्स, बड़ा सा नाम है, बड़ा नाम है। तो मैं बुक स्क्रीन पे बुक खोल रहा था, पेज नंबर
ये रहा, लीगल मेथड्स इंक्लूडिंग जुडिशियल ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एडीआर प्रोसेस इन इंडिया। कुछ भी पूछ लेती हैं, इन्हें खुद नहीं पता क्या पढ़ाना है क्या नहीं। पता क्यों? पहली बार ऐसा होता ही है। आप लोग जो ओल्ड सिलेबस में है, अगर कोई 2016 सिलेबस की किताबें जब पहली बार लॉन्च हुई, तो पहली बार जो किताबें लॉन्च हुई साहब, उसमें ऐसे ऐसे पैराग्राफ थे, 10-15 दिनों बाद ही बुक रिवाइज हो गई। उनको खुद एहसास हो गया होगा हमने कुछ इधर उधर कर दिया है। किताब बनाने वाले भी तो लेखक इंसान ही है, हो जाती है गलती। हमेशा बुक के, प्रैक्टिकल पेपर हो या थ्योरी, दो चीजें पढ़नी है ना। सुबह भी बात हुई, एक बुक और एक स्कैनर। उस टाइम भी स्कैनर के क्वेश्चन आते थे ज्यादा, क्योंकि सिमिलर टॉपिक तो सेम है। जैसे ऑर्गेनाइज सिर्फ 2-4% चीजों में फर्क आता है। जैसे ये चैप्टर 16 में नहीं है, तो ये चैप्टर में बदलाव आ गया, चलो बाकी तो चैप्टर वही है। तो इसलिए स्कैनर के क्वेश्चन उनके सब्जेक्ट में उनकी सुन लो, मेरे में मेरी, ठीक है। आप स्कैनर पढ़ के जाइए और इंस्टीट्यूट की किताब पढ़ के जाइए, मतलब इंस्टीट्यूट की किताब के क्वेश्चन। किताब मेरी पढ़नी जो हम इतना मेहनत से लिख रहे हैं, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। चलो, और 90 दिन का प्रोग्राम हम पढ़ेंगे 1 अप्रैल से 90 अप्रैल कह रहा हूं, 1 अप्रैल से 30 जून तक। 30 दिन क्या करना है घर पे मुझसे लिखवा लो, ठीक है। रोज वही करना है। 1 जुलाई से पेपर है, तो वही तो कह रहा हूं, 90 दिन हम घर पे क्या करें वो अपना लिखा हुआ होगा, तो अपने को पता रहेगा आज सुबह उठे नहाए धोए ये करना है, ठीक। चलो, पॉइंट 1, डिस्प्यूट एंड ग्रीवियंसेस। डिस्प्यूट एंड ग्रीवियंसेस। GRIEVANCES, dispute and grievances. Dispute and grievances. Dispute and grievances are common. Grievance होता है शिकायत। Disputes and grievances are common, comma, which need settlement, comma, which need settlement, जिनमें सेटलमेंट की आवश्यकता होती, which need settlement, full stop। अगला पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल सेटलमेंट is practiced out of the court। First of all, settlement is practiced after the court, outside the court, after the court नहीं, out of the court भी एक ही बात है। मुझे लगा कहीं आपने आफ्टर तो नहीं लिखा। आउट ऑफ द कोर्ट या आउटसाइड द कोर्ट तो एक ही बात है। क्या होता है कि जब हम डिक्टेशन देते हैं तो अगली बार हमारे ख्याल में जो शब्द भगवान ने भेजा वो हमने बोल दिया। अगर उसका मतलब सेम है तो आपकी चॉइस, आप चाहे आउट ऑफ द कोर्ट लिख लो चाहे आप आउटसाइड द कोर्ट लिख लो, एक ही बात है। सबसे पहले हम प्रैक्टिस करते हैं कि जो सेटलमेंट है वो अदालत के बाहर ही हो जाए, ठीक है, फुल स्टॉप। अगला पॉइंट, इफ द आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, if the out of court settlement does not result, if the out of court settlement does not result in the decision, मान लो उससे कुछ फैसला आया ही नहीं, does not result in the decision, comma, does not result in the decision, comma, there are judicial authorities, हमारे देश में कई अदालतें हैं। there are judicial authorities where
द मैटर कैन बी टेकन, वेयर द मैटर कैन बी टेकन, वेयर द मैटर कैन बी टेकन, फुल स्टॉप। हमारे देश में कई साल पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर मानहानि का मुकदमा लगा था और अरुण जेटली ने लगाया था। श्री अरुण जेटली ने मानहानि के साहब केजरीवाल ने जेटली साहब को बुरा भला कहा, तो एक कुछ करोड़ रुपए का केस ठोका गया कि साहब हमें इतने रुपए दो, ठीक है, और मानहानि हुई है। उस समय जेटली मंत्री थे, राइट, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में सेटलमेंट हो गया। मुख्यमंत्री साहब ने माफी मांगी कि मैंने गलत करा, जज साहब मुझे माफ कर दीजिए। जेटली ने भी कहा कोई बात नहीं, फैसला खत्म हो गया। फिर कुछ साल बाद ऐसा हुआ कि एक मशहूर वकील प्रशांत भूषण, ठीक, उन्होंने क्या कहते हैं उसे मानहानि कर दी किसी सरकारी अधिकारी, सरकार के मंत्री की। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इतने बड़े वकील हैं, शोभा नहीं देता आपको ये सब बातें करते हुए, ₹1 का टोकन कॉम्पेंसेशन आपको देना पड़ेगा। मतलब फैसला भी हो गया, वो हार भी गए, और कितने रुपए का कॉम्पेंसेशन देना पड़ा? ₹1 का। अब 2 दिन पहले जो गुजरात में फैसला सुनाया गया, मैं ये नहीं कह रहा भाजपा अच्छी है या कांग्रेस अच्छी है, लेकिन होता सिर्फ सच में ये है कि देखने से खराब लगता है। एक आदमी ने मान लो चोरी करी, पर्स चुराया, ठीक है, एक आदमी ने पर्स चुराया, जनता ने क्या करा, उसे पीट पीट के मार डाला। उसकी गलती है, बिल्कुल गलती है, लेकिन उसे मार डालोगे तुम। तो आदमी को यह देखना चाहिए कि जो हमारी जुडिशियल सिस्टम है, हम उस तक कब जाएं और कब न जाएं, अदालत के दरवाजे हम कब खटखटाएं कब नहीं खटखटाएं। राहुल गांधी ने प्राइम मिनिस्टर के लिए कुछ बोला, क्या बोला, हम नहीं बात करना चाहते उस पर, तो साहब वो कोई चला गया अदालत और 2 साल की जेल भी हो गई उनको, राहुल गांधी को। हम ये नहीं कह रहे वो बहुत बुरा आदमी, बिल्कुल पाप का घड़ा भर रखा उसने, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। इतनी बेवकूफी भरी बातें तो आज तक किसी राजनेता ने नहीं बोली जितनी ये लड़का बोलता है। सब खराब है, मैं कह रहा हूं सब बर्बाद है। क्या ये आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट नहीं हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था। क्या इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जा सकता था? हाँ। अदालत के बाहर ये निपटाया जा सकता था? हाँ। लेकिन उस आदमी को तो किसी तरह रीजन चाहिए, राइट। मैं ये बता रहा हूं कि बात का बतंगड़ कैसे बनाया जाता है। आपने क्या लिखा कि आपके बीच में डिस्प्यूट है, उसके 2 रास्ते हैं, पहला आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट और दूसरा जुडिशियल रेमेडी। छत आपकी बन रही है और दीवारें मेरी गीली हुई, तो हम दोनों ने आपसी सेटलमेंट कर लिया ना। मैंने कहा भाई मेरी दीवार के पेंट तुम करवाओगे, तुम बताओ करवाओगे कि नहीं करवाओगे? उसने कहा नहीं करवाएंगे। हमने कहा अदालत चले जाएंगे, देख लो, तुम भी भटकते रहना, हम भी भटकते रहेंगे। हमने टीचर्स हायर करे, अब उनसे क्या करें, तुम कोर्स पूरा नहीं करोगे तो हम अदालत चले जाएंगे। मैंने सबके अग्रीमेंट में ये लिखा है कि अगर आपकी तरफ से कोई सर्विसेज में कमी हुई तो हम उसका समाधान आपस में बैठ के करेंगे, ना आप अदालत जाएंगे ना हम अदालत जाएंगे। ये लिखा है टीचरों के अग्रीमेंट में, पूछ लेना आप इन लोगों से। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हमारी चॉइस होती है ना कि हम कितनी चीजें घर के अंदर ही सुलझा लें और कितनी चीजें घर के बाहर। तो जो घर के अंदर सुलझेंगे उसको क्या बोलते हैं? एडीआर। क्या बोलते हैं? बोलो भाई तुम। एडीआर, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। हर बात के लिए अदालत चले जाते हो, तभी तो तारीखें इतनी लंबी खिंच रही हैं। किसी के घर चोरी हो गई, उसके कोई सुनवाई नहीं है। किसी का रेप हो गया, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। किसी की संपत्ति किसी ने हड़प ली, किसी के खेत किसी ने हड़प लिया, उसकी कोई सुनवाई नहीं। रात को 2 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलता है, क्यों? आजम खां को वो चाहिए जमानत। ये बात फालतू बात है नहीं, ये बातें अजीब सी। मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा माननीय अदालत आप पर, मैं बस ये बताना चाह रहा हूं, हमें बात समझ आई है वाली कि हमें हमेशा क्या करना चाहिए? ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का सिस्टम अपनाना चाहिए। क्लियर? लिखो अगला पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या था भाई? तो फोर्थ कैसे हो गया? ये तो फोर्थ कह रहे हैं। हाँ, थर्ड पॉइंट क्या है? हमने लिखा है इफ द आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट डज नॉट रिजल्ट इन द डिसीजन देयर आर जुडिशियल अथॉरिटीज वेयर द मैटर कैन बी टेकन। ठीक है, ठीक है। हाँ, अगला पॉइंट फोर्थ,
अगला पॉइंट लिखें जी फोर्थ, अगला पॉइंट फोर्थ, सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज, सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज, settlement between the parties can be done, settlement between the parties can be done in the following ways. Settlement between the parties can be done in the following ways, in the following ways, WAYS. पहला, चारों के नाम लिख लीजिए, पहले मैं आपको दिखा देता हूं। पहला है आर्बिट्रेशन, पहला आर्बिट्रेशन, हाँ आउटसाइड वाली हो रही है, हम अदालत नहीं जा रहे। देखो जो भी सेटलमेंट है दोस्तों वो है ही आउट ऑफ वाली, एडीआर, क्योंकि अगर तुम कोर्ट में जा रहे हो तो उसे तो केस बोलेंगे, उसे सेटलमेंट बोलेंगे ही नहीं, ठीक है। कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, पहला आर्बिट्रेशन, चारों के नाम लिख के निपटा दो बस, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, जुडिशियल सेटलमेंट और मीडिएशन। हाँ इतना लिखना, ये नहीं लिखना। जुडिशियल सेटलमेंट और मीडिएशन, ठीक है, ये चार। और कोई जज और कोई अदालत और कोई सरकार नहीं चाहती कि इन कोर्ट जाए कोई भी आदमी, सब यही चाहते हैं कि यही निबट जाए आपसी सुझाव, क्या कहते, सहमति से, ठीक है ना। अदालत और अस्पताल से भगवान दुश्मन को भी बचाए, ऐसा कहा जाता है भारत में। ना अदालत ठीक ना अस्पताल ठीक, ये खाली रहे तभी अच्छा है, ठीक है। डॉक्टर्स बुरा ना माने, वो कहेंगे बताओ, डॉक्टर्स की कमाई होती है इस चीज से कि वो एडवाइस करें, कंसल्टिंग करें, ये खाओ ये मत खाओ, बीमारी आए ना, प्रिवेंटिव केयर के लिए डॉक्टर का प्रोफेशन है। वकीलों का भी प्रिवेंटिव केयर के लिए, कि हम जैसे हमारे पास परमाणु बम है तो इसका मतलब ये थोड़ी छोड़ दें, हमारे पास वकील है प्रिवेंटिव के लिए कि हमारे खिलाफ कोई आदमी कुछ केस ना कर सके, इसलिए हमारे अग्रीमेंट अच्छे से ड्राफ्ट होने चाहिए। वो वकील साहब हमारी मदद के लिए बैठे रहे, हम उनको पे करें, उनके प्रोफेशन थोड़ी खत्म कर रहा हूं मैं, ठीक है। लिखें आप, चारों के नाम लिख लिए। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, आर्बिट्रेशन मीन्स, arbitration means a process by which arbitration agreement is done, a process by which arbitration agreement is done, arbitration agreement is done, comma, which will provide for the appointment of, which will provide for the appointment of, which will provide for the appointment of arbitrator, which will provide for the appointment of arbitrator, which will provide for the appointment of arbitrator, comma, who will attempt to, who will attempt to remove the dispute, who will attempt to remove the dispute between the parties. ठीक है, फुल स्टॉप, द पार्टीज, ठीक है। अगला पॉइंट, आर्बिट्रेटर, अगला पॉइंट लिखेंगे आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर may or may not be, arbitrator may or may not be appointed in advance, arbitrator may or may not be appointed in advance, arbitrator may or may not be appointed in advance, comma, which means, comma लगा के लिखिए, which means they may come into picture, which means they may come into picture
which means they may come into picture, they may come into picture even in the mid of case, they may come into picture even in the mid of the case, even in the mid of the case, even in the mid of the case, full stop। जैसे क्या उनका कहने का मतलब क्या है सर? आर्बिट्रेटर कोई होगा, चौधरी साहब बैठेंगे, वो दोनों पक्षों की बात सुनेंगे। हाँ बेटा बताओ क्या प्रॉब्लम है आपको, फिर वो उससे पूछेगा हाँ बेटा बताओ क्या प्रॉब्लम है आपको। तो ये जो आर्बिट्रेटर का रोल है, एक तो ऑप्शन ये है कि आप जब दो लोग आपस में एग्रीमेंट करो उसी समय आर्बिट्रेटर का नाम निश्चित कर लो कि अगर हमारे मध्य में कोई भी डिस्प्यूट होगा तो हम फलाने व्यक्ति के पास जाएंगे और आर्बिट्रेशन कर लेंगे। ये भी हो सकता है। दूसरा तरीका और क्या हो सकता है बताओ? केस चल रहा है और जज सुझाव देता है, आप लोग चाहें तो आर्बिट्रेटर रख लीजिए, आपका झगड़ा मुझे नहीं लगता इतना बड़ा है कि अदालत उसको सुने। वो दोनों कहते हैं चलो जज साहब ठीक है, आप बताओ किसके पास जाके बैठे, तो वो चलते केस में भी आर्बिट्रेटर आ सकता है। क्लियर हो गई जी बात? पक्का? हमने कोई आदमी के साथ अग्रीमेंट करा, हमें डर था कि वो हमारे साथ धोखा कर सकता है, लेकिन हम अदालत नहीं जाना चाहते, तो हमने पहले ही किसी का नाम लिख लिया अपने समझौते में। ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि हमने पहले से तो किसी चौधरी साहब का अपॉइंटमेंट नहीं करा था झगड़ा निपटाने के लिए, हम अदालत में केस करने चले गए, लेकिन अदालत में जाकर हमें एहसास हुआ कि इतनी कीचड़ उछल रही है, तुम हमारे ऊपर और हम तुम्हारे ऊपर ऐसा करते हैं, जज साहब हम ना बाहर निपटा लेंगे। तो वहां पर बीच में भी आर्बिट्रेटर आ सकता है, राइट? दोनों हो सकते हैं। पहले बताओ समझ आ गई बात? कोई भी हो सकता है, क्वालिफिकेशन नहीं है ये पढ़ा लिखा वो पढ़ा लिखा, कोई भी जिस पर हम चाहते हैं। मुंबई बम धमाकों में एक मशहूर आदमी मारा गया बंबई में, एक बैंक का मालिक, पता आपको? मुंबई बम धमाकों में एक मशहूर बैंक का प्रमोटर, फाउंडर, चेयरमैन का मृत्यु हो गया। ठीक, अशोक कपूर। कौन? यस बैंक। अब यस बैंक, उनमें अशोक कपूर के मरने के बाद मिसेस अशोक कपूर और अशोक कपूर के भाई राणा कपूर, इन दोनों में केस हो गया उसको लेकर, इनहेरिटेंस को लेकर। बॉम्बे हाई कोर्ट बोला अच्छा नहीं लग रहा है ये सब कुछ डिस्कशन करते हुए, अभी तो हम बॉम्बे ब्लास्ट के उससे उभरे भी नहीं है, तो ये अच्छा नहीं लगता। आर्बिट्रेटर अपॉइंट हुआ सर उस जमाने में, कब 93 की बात है शायद, जब भी ब्लास्ट हुए थे, तो समझे आप? तो जज को खुद लगा कि कोई आर्बिट्रेटर अपॉइंट होना चाहिए। मिसेस 2007 नहीं, वो तो मेरे को नहीं पता। अच्छा आप कह रहे हो 2 बार धमाके हुए, तो कौन से धमाकों में मृत्यु हुई वो तो देख लेंगे गूगल पे। मैं कह रहा हूं सोचो 7 की है तब भी पुरानी बात हो गई हमारे लिए, तो 93 की है तब भी पुरानी। हाँ मैं कह रहा हूं कुछ नहीं, 26/11 वॉज नॉट बॉम्ब ब्लास्ट, वो तो टेररिस्ट अटैक था। आई एम टॉकिंग अबाउट बॉम्ब ब्लास्ट। आगे तो सुनो, फिर वही बात, उदाहरण पे नहीं चिपकना है, अपने को समझना यह है कि आर्बिट्रेटर अपॉइंट हुआ उस जमाने में, सोचिए आप। क्लियर हुई बात? पक्का समझ आ गई बात? बिल्कुल क्लियर। आर्बिट्रेटर हम पहले भी रख सकते हैं और झगड़े के बीच में भी आर्बिट्रेटर आ सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट, कंसिलिएशन मीन्स, लिखना पड़ता, उसकी डिटेल पहले से लिखनी पड़ती। कंसिलिएशन मीन्स द अरेंजमेंट बाय विच, कंसिलिएशन ज्यादा अच्छी चीज होता है। कंसिलिएशन मीन्स एन अरेंजमेंट बाय विच अटेम्प्ट इज मेड, अटेम्प्ट करा जाता है किस बात का? अटेम्प्ट इज मेड टू प्रिवेंट द डिस्प्यूट। दोनों में क्या फर्क है? अटेम्प्ट इज मेड टू प्रिवेंट द डिस्प्यूट, बताइए दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें झगड़ा होने से पहले ही निपटान कर दिया जाता है, झगड़ा उठे ही ना। और पिछले वाले में क्या था? रिमूव डिस्प्यूट, इस वाले में प्रिवेंट डिस्प्यूट। अगला पॉइंट लिखो जरा, फुल स्टॉप। अगला पॉइंट,
In the arbitration, the dispute comes first. मतलब लिखवाना है या मीनिंग? हाँ, मीनिंग तो मैं वही मीनिंग समझाने के लिए अगला पॉइंट लिखवा रहा हूं, आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। लिखिए, इन दी आर्बिट्रेशन कॉमा, इन दी आर्बिट्रेशन कॉमा डिस्प्यूट कम्स फर्स्ट, dispute comes first and then it is removed. Dispute comes first and then it is removed. पहले dispute आता है, फिर हम उसे उड़ा देते हैं। Dispute comes first and then it is removed. But in conciliation, comma, dispute does not arise at all. In conciliation, dispute does not arise at all. क्या मतलब हुआ इसका? पहले आप बात समझो, अब आप पिछले पॉइंट है और इस पॉइंट का मतलब समझो ध्यान से। पिछले पॉइंट में हमने लिखा था कंसीलिएशन एक ऐसा तरीका है जिससे झगड़े को उत्पन्न होने से रोक दिया जाता है, झगड़ा पैदा ही नहीं होता। जबकि आर्बिट्रेशन क्या था कि झगड़े को कचहरी से बाहर सुलझा लेते हैं। अरे अगर मान लो दो लोग एक दूसरे के प्रति नाराज हैं, इससे पहले कि झगड़ा उत्पन्न हो हम पहले ही किसी को बुला लें और झगड़ा हो ही ना, उसको बोलते हैं क्या? कंसीलिएशन। आर्बिट्रेशन हो ही नहीं सकता क्योंकि वो झगड़े के बाद होता है। वर्कर को बोनस नहीं मिला, 2 साल हो गए, राइट? मालिक ने खुद एक आदमी को बुलाया और कहा कि सारे वर्कर्स को समझा दो कि बोनस क्यों नहीं मिल पा रहा है, इससे पहले कि ये मेरे खिलाफ कोई केस करें या मेरे से समझौता करें आर्बिट्रेशन का। तो ये कंसीलिएशन है। पहले ही चारों पार्टनर आपस में एक दूसरे से नाराज भरे बैठे, चारों ने मिलकर किसी 5वें को बुलाया ताकि हम अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म कर सकें। कोई चाहिए होता है ना बीच में बैठाने के लिए जिसके सामने सब चुप रहे, नहीं तो आपस में तो सब सर फोड़ देंगे। समझे सर हमने? वो कंसीलिएशन है। अब तीसरा लिखे अगला पॉइंट, मतलब बहुत अंतर है सर। वो अंतर के बारे में ही 2 मिनट पिछले से चर्चा चल रही है। झगड़ा हो गया, झगड़े की परिभाषा क्या है कि हम कोर्ट चले गए, राइट? या फिर हमने एक दूसरे के साथ अग्रीमेंट कर लिया पहले ही कि अगर झगड़ा होगा तो इनको बुलाएंगे, वो आर्बिट्रेशन है। हमारे और आपके बीच में कोई झगड़ा ही नहीं है सर। हम अपने मन में आपके प्रति गुस्सा हैं और आप हमारे लिए अपने मन में गुस्सा हो, किसी एक ने कदम उठाया अरेंजमेंट में, और दोनों अरेंजमेंट है। दिस इज अरेंजमेंट आफ्टर डिस्प्यूट, दिस इज अरेंजमेंट बिफोर डिस्प्यूट। है दोनों इंतजाम। झगड़ा होने के बाद का इंतजाम आर्बिट्रेशन, झगड़ा होने से पहले का इंतजाम कंसीलिएशन। बोथ आर अरेंजमेंट। कौन से? अच्छा, आप मुझसे कंपेयर करना चाहते हो, ऐसे बोलो यार, ये कॉम्प्रोमाइज है, ये अरेंजमेंट होना चाहिए। लेकिन अब यहां जो डेफिनेशन हम तो वो लिख रहे हैं कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट में, ये कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए और ये अरेंजमेंट होना चाहिए। लिखें आप, क्योंकि किताब और दोनों में अरेंजमेंट इस्तेमाल कर रही है। इनकी डेफिनेशन किसी लॉ में तो किसी सेक्शन में तो है नहीं, जो किताब कह रही है हम तो वो लिखवा दे रहे हैं। ये है बात। हाँ, अगला पॉइंट मीडिएशन। चलो हाँ, पहले ये लिख लो, जुडिशियल सेटलमेंट मीन्स, जुडिशियल सेटलमेंट मीन्स judicial settlement means, judicial settlement means a system by which separate courts are established, अलग अदालतें, system by which separate courts are established other than the normal courts, for a speedy trial
for a speedy trial and trial without complex procedures of judiciary. 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 फुल स्टॉप. ये क्या होता है? ये जैसे फॉर एग्जाम्पल लिख लो लोक अदालत. फॉर एग्जाम्पल लोक अदालत. अरे जैसे बिजली के मीटर का बिल का झगड़ा चल रहा है, बहुत सारे हो गए पेंडिंग केसेस, तो एक दिन जज साहब बैठ जाती हैं, हाँ भाई बताओ क्या प्रॉब्लम है. ट्रैफिक के मामले इकट्ठे सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो एक ही दिन सबको बुला लेते हैं लोक अदालत में. ईएमआई के चेक बाउंस के केसेस लोक अदालत में सेटल हो जाते हैं. आपसी सहमति से ये सब मामले निपटा लिए जाते हैं. समझे आप? इसमें जज तो जज ही होता है, लेकिन वो वाले प्रोसीजर्स अपनाता नहीं है जो अपनाने चाहिए. जो प्रोसेस लंबे हैं, जिसमें वकील चाहिए, कोई वकील नहीं चाहिए. आप जाके बोल दो जज साहब देखो ये प्रॉब्लम है मेरे को, मैं इसलिए मैं नहीं देना चाह रहा चालान. तो जो भी है सिंपल प्रोसेस से फॉलो हो जाता है. लोक अदालत का नाम ही लोक अदालत है, जिसमें सब लोग सॉफ्टली अपने मामले को निपटा लेंगे. अगला पॉइंट. हाँ, कुछ नहीं होता. 10-12 मिनट तो बहुत बता रहा हूं आपको, इतने देर में फैसले हो जाती हैं. ट्रैफिक वाले जितने हैं मामले. अगला मीडिएशन मीन्स मीडिएशन. अगला पॉइंट नंबर 10. मीडिएशन मीन्स एन इनफॉर्मल प्रोसेस. इनफॉर्मल, फॉर्मल का उल्टा. मीडिएशन मीन्स एन इनफॉर्मल प्रोसेस. मीडिएशन मीन्स एन इनफॉर्मल प्रोसेस वेयर informal process where only the informal process where only the problem is analyzed. Where only the problem is analyzed. Problem is analyzed and solution is looked for. Problem is analyzed and solution is looked for. Full stop. हाँ देखना, solution is looked for. FOR मतलब solution ढूंढते हैं. Solution is looked for. Full stop. अगला point. हाँ अगला point. Mediation is not a decision making process. लिखिएगा mediation. Mediation is not a decision making process. Mediation is not a decision making process. ये कोई decision making process नहीं है. Mediation is not a decision making process, comma. It's a problem solving process. It's a problem solving process. It's a problem solving process. क्या मतलब हुआ इसका? मान लो जैसे दो लोग किसी बात पर झगड़ रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो मीडिएटर अपॉइंट करा जाता है. जैसे मान लो कोई विदेशी कंपनी के साथ हम टाई अप करना चाहते हैं. विदेशी कंपनी कह रही है अपने 40% शेयर हमें दे दो तब हम जुड़ेंगे. हम कह रहे हैं 20 ले लो, 40 नहीं देंगे. तो बीच में किसी को डाल देते हैं. यहां न झगड़ा है न मिसअंडरस्टैंडिंग है, न कोई झगड़ा न कोई मिसअंडरस्टैंडिंग. बस मेरी बात आप नहीं मान रहे, आपकी बात मैं नहीं मान रहा, तो हम बीच में किसी मीडिएटर को बुला के दोनों को एक बात पर अग्री करवा देते हैं. कोई झगड़ा नहीं है. आपकी टर्म्स एंड कंडीशन मुझे स्वीकार नहीं हो पा रही, मेरी टर्म्स एंड कंडीशन आपको स्वीकार नहीं हो पा रही. बस ये पॉइंट है. क्लियर? इसमें हम क्या करेंगे, वो हमारी प्रॉब्लम समझेंगे कि हम 40% क्यों शेयर नहीं देना चाह रहे, 20 क्यों देना चाह रहे हैं. उससे पूछ कर आएगा 40, तो उसको रजामंदी कर लेगा वो 40 से 35 पे, मुझे 20 से 35 पे को. वो दोनों के बीच में कोई एक डिसीजन करवा देगा, मीडिएटर करवा देगा. तो कोई बात नहीं, कुछ पर झगड़ा तो है ही नहीं, हम और आप मिलेंगे ही नहीं. आर्बिट्रेटर में झगड़ा हो चुका है. ठीक, हम तो एक दूसरे से भी मिले ही नहीं, हम एक दूसरे के साथ बिजनेस करना शुरू ही नहीं किए. राइट, हम एक दूसरे के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन आप और मेरी शर्तें मैच नहीं कर रही. बस ये पॉइंट है. इसलिए हम किसी को बुला लेते हैं.
भाई मैं ये चाहता हूं कि मुझे किसी पिक्चर में रोल मिले, पिक्चर वाले कह रहे हैं कि आपको पैसे देंगे हम 1 करोड़ रुपए, हम कह रहे हैं हम तो 2 ही करोड़ लेंगे। तो प्रोड्यूसर को समझा के 1 का 1.5 हो जाएगा, मुझे समझा के 2 का 1.5 हो जाएगा, और दोनों लोग अपना काम चालू कर देंगे। कोई टीचर को मैंने हायर करना है, वो टीचर को हम कह रहे हैं सर आप आ जाओ पढ़ाने, वो कह रहा है मैं तो 100 रुपए में से इतने रुपए लूंगा। हमने कहा सर नहीं इतने नहीं, हम तो इतने देंगे। तो मैं नीचे गिर नहीं रहा, मतलब वो नीचे नहीं गिर रहा, हम ऊपर नहीं उठ रहे, तो किसी तीसरे आदमी वो मुझे भी समझाएगा, उसको भी समझाएगा, हम भी थोड़ा नीचे आ जाएंगे, वो भी थोड़ा, ये समझ गए हम। ये है केस। चारों कोई भी हो सकते हैं। हाँ, लोक अदालत में बस सरकार अपॉइंट करती है लोक अदालत, तो राइट। बधाई आप सबको। वो जो जज है खुद जज ही है। अब ये जो टॉपिक है सर 7th, इसको लिखने का नहीं है ना समझने का है, इसको लर्न करके जाना पड़ेगा आपको। 2-3 बार आप रीड कर लोगे तो आपको याद आ जाएगा। एग्जाम में पक्का मल्टीपल चॉइस में आएंगे ये, देखो आप। नहीं कैसे लिखे इसमें, वर्ड मीनिंग है ये, आप देखो इसको। लीगल टर्मिनोलॉजी मतलब लॉ में जो जिन शब्दों का इस्तेमाल होता है उनका मतलब यहां पर लिखा है, देखो। एब इनिशियो मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग, ऐसे ये लिस्ट है। एक्शनेबल पर से मतलब पनिशेबल कानून। एक्शन पर्सोनलिस मोरिटर कम पर्सोना, अ पर्सनल राइट ऑफ एक्शन डाइज विद द पर्सन, मतलब जिस आदमी को केस करने का अधिकार था वो मर गया तो अधिकार भी मर गया। एक्टोरी इनकम्बिट ओनस प्रोपेबेंडी, द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द प्लेंटिफ, जो शिकायत करता है वो साबित करेगा कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ। अब ऐसे तो लंबी लिस्ट है, तो आराम से ऐसे पहले तो आप होमवर्क में पढ़ लीजिए घर पे, आप कुछ और इस पे 1 2 3 डाल दीजिए, 1 2 3। मैं थर्ड बता देता हूं, मैं कह रहा हूं ऐसे तो बहुत सारे निकलेंगे जिसका आपको मतलब क्लियर नहीं होगा। तो एक तो घर से पहले नंबर नोट करके ले आए कि भाई मुझे 14वां समझ नहीं आया, 16वां समझ नहीं आया, 18वां समझ नहीं आया, वो पढ़ के आओ, लिख के तो क्या करना, लिखा लिखा है तो है ही। इसमें ही लिखा है, मान लो एक आदमी को उसके पास क्रिकेट मैच का टिकट था, ठीक है, फिर भी उसको क्रिकेट मैच में घुसने नहीं दिया, तो सिक्योरिटी वालों ने गलत करा, राइट, तो वो अंदर नहीं जा पाया। वो अदालत जा रहा था केस करने, एक्सीडेंट होकर मर गया वो, तो क्रिकेट एसोसिएशन पे केस होने का अधिकार भी मर गया, क्योंकि ये उसको अधिकार था लेकिन उसका अधिकार वो यूज नहीं कर पाया। तो ये लिखा है पर्सनल राइट जो व्यक्ति का था एक्शन लेने का, डाइज विद द पर्सन, वो मर गया तो अधिकार भी मर गया। तो मैं कह रहा हूं ऐसे छोटे छोटे मीनिंग लिखे हैं, थोड़ा 2 बार ध्यान से देखोगे तो तुम्हें याद आ जाएगा इसका। क्लियर हो गई जी बात, बधाई आप सबको, ये पूरा हुआ। अब एक बार इंस्टीट्यूट की किताब के इस चैप्टर के पीछे के जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, इसमें जो किताब में क्वेश्चन है, फिर उसके बाद अगला कुछ शुरू करेंगे। हाँ सर, नहीं, जो ये वाले शब्द कह रहे हो ना लैंग्वेज वाले, ये असल में लैटिन भाषा के शब्द हैं, ये लॉ अंग्रेजी का नहीं है इधर वाला। हमारे देश में जो अंग्रेजी आई वो, जैसे आप पहले बताओ हिंदी कैसे पैदा हुई, संस्कृत से, वैसे अंग्रेजी कैसे पैदा हुई, लैटिन भाषा से। तो ये लैटिन लैंग्वेज है, ये दूसरी भाषा के शब्द हैं। चलो भाई जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं इंस्टीट्यूट की किताब वाले। अरे कुछ क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट की किताब में, कुछ नॉलेज ही मिलेगी, देख लो। देखो भाई आपको गैस करना, मेरे सामने तो आंसर है। पहला, राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? आपको कैसे पता? प्रॉपर्टी रखने का अधिकार फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या नन ऑफ द अबव है? अब ऐसे प्रश्नों में मुश्किल ये है कि हमारे कोर्स में फंडामेंटल राइट तो हमने पढ़ लिए, लेकिन हमारे कोर्स में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो थे नहीं। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो टॉपिक से हटके हो उसका आंसर पी जाओ,
प्रॉपर्टी का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार, प्रॉपर्टी का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार। याद हो गया? बस मेहनत क्यों करनी है, लोड क्यों लेना है। अब मान लो बच्चे का मन कर रहा, अच्छा अब मैं ना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पे रिसर्च करूंगा, घर जाके देखते हैं क्या होता है। कुछ नहीं देखना है ना सर, उतना ही पढ़ना है जितने के ये लायक है। 5 नंबर का चैप्टर है, 50 नंबर की रिसर्च करो, फायदा क्या। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज, गुड, बताओ भाई, फेडरेशन, क्वासी फेडरल और यूनियन ऑफ स्टेट्स, नन ऑफ द अबव। तुक्का जो है जब तुम तुक्का लगाओ तो ऐसे लगाया करो, बी तो हो नहीं सकता और डी नहीं हो सकता, या तो फेडरल है, फेडरेशन है, या यूनियन ऑफ स्टेट्स है, राइट। यूनियन ऑफ स्टेट्स है, क्यों? सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, याद करो आप। चलो अगला बताएं भाई, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? लॉ ऑफ द लैंड, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ द लैंड, नन ऑफ द अबव। नहीं, ये मुश्किल प्रश्न है। लॉ ऑफ द लैंड इज द राइट आंसर। लॉ ऑफ द लैंड मतलब इलाके का कानून। किस दिन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था? नवंबर को अडॉप्ट हुआ था, लागू हुआ जनवरी 26 को। इंप्लीमेंटेड, राइट। व्हाट इज द चीफ सोर्स ऑफ लीगल अथॉरिटी इन इंडिया? ये तो आसान प्रश्न है। चीफ सोर्स ऑफ लीगल अथॉरिटी, कानून का सोर्स बताना है यार। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बस ट्रू फॉल्स बताओ। पहला, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एनफोर्सिएबल, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ इन इंडिया। ट्रू या फॉल्स? जो भी ट्रू फॉल्स बताएगा वो रीजन के साथ बताएगा, ऐसे तुक्का नहीं मारना है। हाँ भाई शिव बताओ, फॉल्स क्यों है? केस कर सकते हैं, इसका मतलब केस कर सकते हैं का मतलब एनफोर्सेबल है, और ये कह रहा है एनफोर्सेबल नहीं है, इसलिए फॉल्स। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज अनफेटर्ड राइट। अब ये तो अंग्रेजी एक तो बड़ा दुखी करती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज एन अनफेटर्ड राइट एंड कैन नॉट बी कर्टेल अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। अब मैं हूं हिंदी वाला आदमी, मान लो मेरे को इंग्लिश में ये वाला शब्द नहीं आता, तो क्या करना है? एग्जाम में इस पे उंगली रख देनी है। उंगली रख दी हमने, अब बता दो, एग्जाम में यही करना है। जिस शब्द का मतलब नहीं आता, जिस शब्द का मतलब नहीं आता उसे गोल कर दो, गायब कर दो। किसको? चलो अब देखते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज एन राइट, सही है कि नहीं है? यहां तक तो ट्रू है। उसके बाद एंड कैन नॉट बी डैश अंडर सर्कमस्टांसेस। अब इसे कट करके मतलब खत्म हो रहा भाई, इसे तो कट नहीं कर पा रहे। कर्टेल्ड का मतलब होता है काटना, वो जो होता है पर्दा वो कर्टेन न होता है, ये कर्टेल है। कर्टेल मतलब काटना। क्या इस अधिकार को कभी नहीं काटा जा सकता? काटा जा सकता है, इसी में तो राहुल गांधी फंसे हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच वैसे तो फंडामेंटल राइट है, लेकिन अगर ये किसी के मान को चोट पहुंचाता है, किसी के सम्मान को चोट पहुंचाता है, तो इसे काटा जा सकता है। तो काटा जा सकता है, ये कह रहा नहीं काटा जा सकता। तो ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स और फॉल्स। भाई पेन चल जा। चलो अगला, कस्टम इज अ सोर्स ऑफ लॉ। 3 सोर्स थे। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है। कहा थोड़ी नहीं जा सकता। हाँ तो लिखा है हमने, तो ये बात मैंने लिखवाई थी, ये ट्रू है। लेंथीएस्ट और लॉन्गेस्ट में क्या फर्क भाई? ट्रू तो है। भारत का संविधान सबसे लंबा संविधान है। हाँ, राइट टू इक्वालिटी एक फंडामेंटल राइट है। ट्रू
ठीक है, ट्रू ही है ना। अब सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्ष, ये फीचर है एनश्राइंड, हमें मतलब समझ नहीं आ रहा प्रीएम्बल में है कि नहीं है तो ट्रू, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष एनश्राइंड मतलब शो करा गया। फिल इन द ब्लैंक बताओ भाई। द डैश इज एन एक्सेप्शन टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये तो भारी है। हाँ, पिछला वाला सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्ष, किसी एक धर्म का नहीं है हम लोग, हम अपने अपने धर्म को मान सकते हैं, भारत में कोई फिक्स धर्म नहीं है जो किसी धर्म को, किसी एक धर्म को फेवर करे, ऐसा कानून नहीं बनेगा। ये प्रीएम्बल में लिखा था, आप प्रीएम्बल रीड करो, उसमें सेकुलर शब्द है, राइट। वो सब नहीं करना है, लेकिन वो धर्म से संबंधित बात नहीं थी। हाँ, अब बताइए, द डैश इज एन एक्सेप्शन टू इक्वालिटी बिफोर लॉ। सर फिल इन द ब्लैंक में मैं आपको एक सूचना दूं, अब ऐसी कई चीजें हैं जो इक्वालिटी का एक्सेप्शन है। रिजर्वेशन इज द एक्सेप्शन ऑफ इक्वालिटी। पहले तो बताओ, यहां पे जो भी आएगा, यहां पे जो भी आएगा वो एक्सेप्शन है, मतलब ऑपोजिट है किसका? इक्वालिटी के कानून का। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि एक्सेप्शन एक ही हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो हमें कौन सा एक्सेप्शन लिखना है? कोई सा भी जो ये बता रहे हैं वो वाला, जो ये बता रहे हैं वो वाला। फिल इन द ब्लैंक में सर आप ध्यान रखेंगे कि जो उत्तर ये दे रहे हैं आप वही आंसर याद करिए। हमें नंबर लाने, हमें कौन अपने झंडे गाड़ने। इक्वालिटी का ऑपोजिट तो रिजर्वेशन भी होता है, इक्वालिटी का ऑपोजिट तो गवर्नर भी होता है, इक्वालिटी का ऑपोजिट प्रेसिडेंट भी होता है। प्रेसिडेंट के खिलाफ केस नहीं हो सकता, राष्ट्रपति के खिलाफ। इन्होंने प्रेसिडेंट को आंसर माना है, हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ केस भी हो सकता है, उनको जेल भी हो सकती है, लेकिन राष्ट्रपति के खिलाफ कोई केस नहीं हो सकता। राष्ट्रपति जब तक पद पर है कुछ नहीं हो सकता। राष्ट्रपति को यू कांट टच। पुलिसिया कानून लगते ही नहीं राष्ट्रपति पे, कुछ करें वो। चलिए दूसरा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन परमिट करता है भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन ऑन, कोई एक ऐसी चीज होगी जिस पर भेदभाव करता होगा और संविधान अलाउ करता होगा। हां जी, भेदभाव। इसमें आंसर पता क्या लिखा है? नो ग्राउंड, कोई ऐसा कारण नहीं है जिसमें भेदभाव करता हो। अब बताओ ये हम अपनी मर्जी से कैसे सोच सकते हैं? फिल इन द ब्लैंक में सर आप इनके आगे हाथ जोड़ो, जो ये कह रहे हैं वो पी जाओ, पेपर में नंबर आ जाएंगे। फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन, ये तो सच में मुश्किल है, ये जनरल नॉलेज का सवाल है। असल में फंडामेंटल राइट जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए वो यूएसए से लिए गए हैं, ऊसा नहीं, यूएसए। अगला तो कर लोगे आप, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ये तो आज ही करा है। आखिरी बताओ, डैश, मीडिएशन आ गया, नेगोशिएशन आ गया, कंसिलेशन आ गया, एक रह गया आर्बिट्रेशन। बस शॉर्ट ऐसे डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेजिस्लेशन पढ़ रखा है आपने। व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रीएम्बल, ये पढ़ रखा है आपने, पहले वाले दिन शुरू में पढ़ा था। कंसिलिएशन और मीडिएशन पे शॉर्ट नोट, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन पे शॉर्ट नोट। संविधान की प्रीएम्बल थी जिसमें लिखा था हम एक धर्मनिरपेक्ष भारत हैं। अभी दिखाता हूं, हाँ संविधान की आत्मा, हाँ सेकेंडरी। जुडिशियल प्रेसिडेंट मतलब जजों के फैसले। एलेबरेट द कॉन्सेप्ट ऑफ एडीआर, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिसमें 4 चीजें आती हैं। हाउ फंडामेंटल राइट गारंटी इक्वालिटी, इक्वालिटी वाला समझाना है पूरा। हाउ कस्टम आर अ सोर्स ऑफ लॉ, कस्टम सोर्स ऑफ लॉ कैसे है। अब 2 केस लॉ दे रखे हैं, 2 कहानियां दे रखी हैं, आइए पढ़ लेते हैं। अब दे रखी है, आ जाए तो कौन मना करेगा भाई। कहानी वाले क्वेश्चन तो किसी में भी आ सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। ये कहानी केस लॉ मतलब कोई भारी चीज थोड़ी, कहानी वाला क्वेश्चन हम करते नहीं, ग्रेचुटी में करे, बोनस में करे। मैं कह रहा था कहानी का क्वेश्चन तो हमने करे ही है ना,
हर चैप्टर में आ सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ए हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। अच्छा, ए के ऊपर चोरी का आरोप लगा, ठीक है, बाय हिज एम्प्लॉयर। ही वॉज ट्राइड इन अ कोर्ट बट गॉट एक्विटेड, मतलब बच गया, अरे वाह, छूट गया। हाउएवर द एम्प्लॉयर फाउंड न्यू एविडेंस, लेकिन मालिक को नया सबूत मिल गया अबाउट ए बीइंग द थीफ, और दूसरा केस फाइल कर दिया अदालत में। क्या ए दोबारा उसके खिलाफ ट्राइड, मतलब उसके खिलाफ केस हो सकता है अगेन अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल राइट? यस। अरे 100 बार चोरी करोगे तो 100 बार ही तो पकड़ जाए, तो फंडामेंटल राइट कहां से आ गया? बस कंफ्यूजन करने के लिए फंडामेंटल राइट शब्द दे रखा है। ए किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करता है और ये नोटोरियस आदमी है, शरारती, फॉर मेकिंग हेट स्पीचेस, और ये बहुत हेट स्पीच करता है, ठीक है। लेकिन देखो, ये राहुल गांधी के केस से पहले की किताब छपी हुई है। सर्टेन रिलीजियस कम्युनिटी, किसी धर्म के खिलाफ बोलता है ये, विच ऑफन लीड्स टू कम्युनल राइट, इससे दंगे हो जाते हैं क्योंकि ये इंसाइटिंग मतलब भड़काऊ स्पीच देता है। ए से कहा गया कि तुम ऐसा मत बोलना पब्लिकली। इज एज फ्रीडम टू स्पीच इंपेडेड? क्या हमने इसकी फ्रीडम खत्म कर दी? नहीं नहीं, बल्कि इसको बचा लिया कि हम इसको धर्म के खिलाफ बोलने से रोक रहे हैं, तो क्या हमने इसकी फ्रीडम खत्म कर दी? नहीं खत्म करी, इसकी फ्रीडम हमने बनाए रखी। अगर आपके बोलने से किसी के धर्म को चोट पहुंचती है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का हिस्सा नहीं है वो, राइट? हो गया क्वेश्चन, चैप्टर खत्म। बधाई आप सबको। हाँ बताओ, कम्युनल राइट शब्द का मतलब सामाजिक, वो क्या कहते हैं उसे, दंगे। राइट दंगे होता है, कम्युनल होता है सांप्रदायिक दंगे। राइट, राइट, ठीक है, क्लियर, पक्का। अब इसे देखो एक बार, वर्कबुक है ही नहीं इसकी, पहले कोर्स में नहीं था ना ये, पहले ये कोर्स में होता तो एग्जाम में आता वर्कबुक में। अब न्यू कोर्स वाले एक चीज देख लें, न्यू कोर्स वाले लोग ये देखिए, इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम इन इंडिया 5 नंबर का है, राइट? तो 5 नंबर आज आपके आ गए, बधाई आप सबको, थैंक यू सो मच, ठीक है।